इस क्लास में आप देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सभी यूनिट के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी चैप्टर के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो आपका आता है राइटर जिनकी रचना पढ़ना है विद्यापति के बारे में। तो ये जो है आदिकाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी रचना जिसका नाम है राधा की वंदना और श्री कृष्ण प्रेम राधा प्रेम। तो ये रचना है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है क्वेश्चन कि विद्यापति की कविता का मुख्य विषय क्या है, यानी किन विषयों पर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो उत्तर, इनकी कविताओं में राधा कृष्ण प्रेम, भक्ति और विरह का मधुर चित्रण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि विद्यापति की भाषा की क्या विशेषता है। तो इनकी भाषा जो है सरल है, लयात्मक, संगीतपूर्ण और भाव की कोमलता और माधुर्य की पहचान है। अब सेकंड राइटर जो आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, कवि हैं जिनका नाम है गोरखनाथ। ये भी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में पढ़ना है जो काल हैं उनके प्रमुख कवि और कुछ रचनाएं जो हैं आपके सिलेबस में उन्हीं रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो गोरखनाथ भी एक आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी रचना है गोरखबानी। गोरखबानी का जो पद है 2, 4, 7, 8, 16 और राग रामकली जिसका कि 10 और 11वां पद जो है ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं गोरखनाथ से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि गोरखनाथ की कविता में क्या संदेश मिलता है। तो उत्तर, गोरखनाथ की कविता जो है उसमें आत्मज्ञान, योग साधना और वैराग्य का संदेश मिलता है हमें। तो ये समझिए कि गोरखनाथ की जो कविताएं हैं, जैसे आपने पहले कवि विद्यापति का देखा था तो उनकी रचनाओं का विषय था राधा कृष्ण के बारे में, लेकिन गोरखनाथ जो हैं जो कि गोरख संप्रदाय के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, तो इन्होंने जो है आत्मज्ञान, योग साधना, वैराग्य इन सभी का संदेश दिया है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आता है कि गोरखनाथ किस परंपरा से जुड़े थे। तो गोरखनाथ जो है वह नाथ पंथ के महान योगी और कवि थे। जो नाथ साहित्य है ये आदिकाल का एक प्रमुख साहित्य है और गोरखनाथ उसी साहित्य के एक योगी या कवि थे। अब आदिकाल के जो तीसरे कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये भी आपके सिलेबस में है और इनकी रचना जो आपको पढ़ना है वह है कव्वाली, गीत, दोहे। तो प्रश्न आता है पहला कि अमीर खुसरो की कविता की क्या विशेषताएं हैं। तो अमीर खुसरो की जो कविताएं हैं उसमें हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाओं का सुंदर संगम है और वे भक्ति, प्रेम और एकता के कवि हैं। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने भारत का तोता, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। इन सभी जो चैप्टर्स हैं इनका हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से इन चैप्टर का सल्यूशन कराया है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न टाइप के पूछे जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस को एक ही क्लास में कवर किया है, तो अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जाले के प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कीजिए। वहाँ पे ये जो एक एक रचनाएं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सभी को बहुत ही ज़्यादा डीपली या कहिए वर्णनात्मक तरीके से बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर से चेक कीजिए। अभी तो ये रिवीजन क्लास के पर्पज़ से बनाया गया है जिससे आप कम समय में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकें। तो सूरदास जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के जिन जिन कवियों के बारे में आपको पढ़ना है और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आते हैं उसको देखते हैं। तो 3 कवि जो अभी आपने देखे वो आदिकाल के थे। अब देखेंगे भक्ति काल के जो कवि हैं। तो भक्ति काल के जो कवि है वो है सूरदास और इनकी जो रचना है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वह है सूर सागर और साथ ही श्रृंगार पद जो कि 7, 21, 23, 24, 26 और इनके बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन आता है कि सूरदास की कविता का, ये यहाँ पे एक गलत था, ये अयोध्या कांड इनकी रचना नहीं है, ये
तुलसीदास की है, और लेकिन आपके सिलेबस में है तो आगे इसको देखते हैं। तो सूरदास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि सूरदास की कविता का मुख्य भाव क्या है, मुख्य विषय क्या है, तो सूरदास जो है वो वात्सल्य और भक्ति भाव, जिसमें कि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इनकी भाषा की क्या विशेषताएं हैं। इनकी भाषा जो है वह सरल, लय और कोमल भाव का संगम है। अब अगले कवि जो आते हैं तुलसीदास। सूरदास के बाद तुलसीदास के बारे में देखना है तो तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस का अयोध्या कांड, जिसके कि 28 और इससे लेकर 41 तक के दोहे पढ़ना है आपको सिलेबस में आपके। और जो क्वेश्चन आते हैं वह है तुलसीदास की कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तुलसीदास की जो कविता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में राम भक्ति और मर्यादा धर्म का प्रचार न इन्होंने समाज में अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। साथ ही राम को एक आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो इन्होंने भाषा में गंभीरता और लोक भावना का सुंदर मेल है। तो ये तो हो गए कवि दो, और जो कि भक्ति काल के थे। और भक्ति काल जैसा कि 2 भागों में बटा है, निर्गुण और सगुण। तो अभी तक आपने जो 2 कवि देखे थे ये सगुण भक्ति धारा के थे। अब जो निगुण भक्ति धारा के कवि है कबीरदास, इनके बारे में पढ़ते हैं। निगुण का मतलब यही कि अब जो कवियों के बारे में आप देखेंगे ये ईश्वर को राम और कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि निराकार रूप में मानते हैं। और कबीरदास जो कि मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं। इनकी जो रचना है, प्रमुख रचना है साखी सबद रमैनी, और जिसमें कि आपको ये कुछ दिए गए हैं दोहों के, कौन कौन से दोहे आपको पढ़ने हैं इनकी रचनाओं के। और जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। पहला प्रश्न आता है कि कबीर की सखियों का मुख्य संदेश क्या है। तो कबीर की सखियों का मुख्य साखियाँ जो है, इनकी साखी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इनकी जो साखियाँ हैं, इनकी रचना का नाम साखियाँ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ईश्वर की एकता, यानी ये जो लोगों ने ईश्वर बांटा है अल्लाह करके, भगवान करके ना, तो ये ईश्वर जो है वो एक है, अलग अलग नहीं है, ऐसा कहते थे कबीरदास। साथ ही ये मानवता और कर्म और सत्य का महत्व बताते हैं कि कर्म जो है वह सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही मानवता का संदेश दिया है इनको अपनी कविताओं में। और कबीर की भाषा जो है वह सादुक्कड़ी भाषा है, सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी है। तो अगर आपको कोई डाउट है या फिर किसी और भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो और साथ ही आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ बहुत ही इजी तरीके से आपके कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है और कि कोई भी टॉपिक जो है वो छूटा नहीं है जिससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। अब देखिए जो अगले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन यह भी एक जो निर्गुण भक्ति धारा है उसके कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचना के बारे में पढ़ना है उसका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत जो इनकी रचना है इसके बारे में आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है कि पद्मावत का मूल विषय क्या है। इनकी रचना बहुत ही पॉपुलर है पद्मावत। तो इस कविता में इन्होंने प्रेम को आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक माना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि जायसी किस भक्ति धारा से जुड़े हैं। तो जायसी जो है वे सूफी संत काव्य धारा से जुड़े हैं और इनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और भक्ति उनकी काव्य का आधार है। अब देखिए जो रीतिकाल के कवि आते हैं यानी केशवदास पहले कवि है, ये अब आ गया रीतिकाल। इस तरह से हम सभी जितने भी काल हैं हिंदी साहित्य के, उन सभी काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाओं हैं इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। और जो कि आपके किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केशवदास जो है केशवदास की रचना है रसिक प्रिया, जिसका BA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है रसिक प्रिया का पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पद। तो केशवदास जो है वह इनकी कविता का मुख्य प्रमुख रस कौन सा है। तो जैसा कि ये रीतिकाल के हैं कवि, तो इनकी रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, इसलिए इनकी भी रचनाओं में श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर चित्रण है।
और साथ ही केशवदास की जो भाषा है वह ब्रज भाषा में अलंकारिक सौंदर्य और कल्पना की समृद्धि। अब जो अगले कवि हैं रीतिकाल के वह हैं बिहारी लाल, और इनकी रचना जो है बिहारी सतसई, जिसके प्रारंभ के 10 दोहे पढ़ना है। और बिहारी के दोहों की क्या विशेषता रही है, तो यह जो है संक्षिप्त, गहन अर्थ और नीति विचार और काव्य सौंदर्य से भरपूर है इनके दोहे। साथ ही दूसरा जो आता है, बिहारी के काव्य में कौन सा भाव प्रमुख है, तो इनके जो काव्य है उसमें श्रृंगार और नीति का समन्वय है। अब रीतिकाल के तीसरे जो कवि आते हैं वह है सुजान। तो सुजान घनानंद का जो रचना है सुजान विलास, इसी के बारे में पढ़ना है। तो घनानंद की से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आता है कि घनानंद की कविता में क्या झलक मिलती है, तो इनकी कविता में विरह, अनुराग की पीड़ा अत्यंत कोमल भावनाओं के साथ दिखती है, और इनकी भाषा जो है वह भावुकता, लय और कोमल तथा इनकी पहचान है। तो इस तरह से आपने देखा जितने भी कवि थे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल ना। अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जैसा कि कई भागों में ये भी बटा हुआ है। तो जो सबसे पहला काल आ जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग, यानी भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो प्रमुख कवि रहे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ब्रज के तट पर प्रेम पर दोहे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने जो है हिंदी नवजागरण की नींव रखी, समाज और देश और नारी उत्थान पर लिखा, और इनकी जो कविता है उसकी भाषा शैली जो है सरल है, स्पष्ट है और भावनात्मक है, ब्रज। अब दूसरे कवि जो आते हैं जो कि छायावाद के कवि हैं, और जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, और इनकी रचना जो है कामायनी है, और जिसमें कि श्रद्धा, स्मृति, आशा, ये तीनों रचना में पढ़ना है। और कामायनी जो है इसका मुख्य संदेश क्या है, प्रश्न है। तो कामायनी में जीवन में बुद्धि और भावना का सुंदर संतुलन ही सुख का मार्ग है। अब सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावाद के ही कवि माने जाते हैं, और इनकी रचना का नाम है वह तोड़ती पत्थर, और इसमें वह तोड़ती पत्थर कविता का संदेश यह है कि यह कविता हमें श्रम, संघर्ष और नारी सम्मान की प्रतीक है। महादेवी वर्मा जिनकी रचना का नाम है दीपशिखा, और फिर बिकल मेरे प्राण और यह मंदिर का दीप। तो महादेवी की कविताओं का भाव, विरह, करुणा और आत्मा की खोज, उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मुक्तिबोध जिनकी रचना है बूंदे विषाणु अंधेरे में मूल गलती, और मुक्तिबोध की कविता का जो मुख्य भाव है वह यथार्थ, समाज की असमानता और आत्म समर्पण की अभिव्यक्ति है।